हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कशन। तो आज 16 फरवरी है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए हैं। तो ये 20 मिनट का ही डिस्कशन होगा। मेरा कोशिश ये रहेगा कि 20 मिनट के अंदर पूरा इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य बिंदु को बता दिए जाए, क्योंकि आप अगर देखेंगे यूट्यूब पे ना सारा वीडियोस अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 1.5 घंटा का डाला हुआ रहता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक टाइम कांस्टेंट होता है, वो देख नहीं पाते हैं। तो मेरी जो है वो मेहनत इसी के लिए है, और आपका जो सहयोग है वो ज़रूर करिएगा कि ताकि मैं इस डिस्कशन को 20 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकूं। और आपका जितना मुझे प्यार मिलेगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आगे चल के मैं और भी अच्छे अच्छे काम करूंगा और भी अच्छी अच्छी चीज़ आपके लिए लाऊंगा। तो चलिए, आज का जो पहला जो टॉपिक है वो है एआई समिट से रिलेटेड। जो भारत को एक मौका मिला है दोस्तों, बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम एआई समिट को करने जा रहे हैं। 16 फेब से लेकर के 20 फेब के बीच में एआई समिट होने जा रही है, और ये होगी न्यू दिल्ली में। और आपको लोकेशन पता ही है, ये भारत मंडपम में होने जा रहा है। दूसरी बात ये दोस्तों कि इसका थीम जो है इस बार एआई समिट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल, सर्वजन हिताय। अगर इसको लिखा जाए, ये है सर्वजन हिताय और कोमा सर्वजन सुखाय, सर्वजन सुखाय। तो इसको अगर बोल दिया जाए, ये वेलफेयर फॉर ऑल कोमा हैप्पीनेस फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। याद है हमें इसी टाइप का एक थीम हमने और भी दिया था, वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो हमारा एक थीम हमेशा एक ट्रेडिशनल हमारे कल्चर को, हमारे सिविलाइजेशन को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। जो हमारा अ, एक बहुत अच्छा हेरिटेज रहा है, हिस्टोरिकल हेरिटेज रहा है, उसको हम जरूर कनेक्ट करते हैं। और इसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो होनी जा रही है कि वो 100 प्लस देश जो है वो भारत में, 100 प्लस देश के लीडर भारत में आने वाले हैं। और 30 प्लस जो प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड में, मतलब प्रेसिडेंट और सीधे सीधे हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, वो जरूर इसमें आ रहे हैं। और साथ ही में एक चीज़ और होगा दोस्तों इसमें, कि पीएम मोदी ने ये कहा है, पीएम मोदी ने इसमें सबको ये बोला है कि हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को हम ये कहने के लिए जा रहे हैं कि आप लोगों का डाटा सेंटर कहीं भी है दुनिया में, प्लीज़ आइए, हम आपको लैंड देते हैं, हम आपको इन्वायरमेंट देते हैं, प्लीज़ आप बनाइए डाटा सेंटर्स, भारत में बनाइए। और इसमें मेनली मोदी जी ही जो है वो आपको प्रेसिडेंसी को संभालेंगे। और पिछले बार जो 2025 में जो समिट हुआ था, एआई समिट, आपको याद होगा 2025 में एआई समिट पेरिस में हुआ था। और इसको करने वाले थे कौन? मोदी जी एंड इमैनुअल मैक्रोन, मोदी प्लस इमैनुअल मैक्रोन, चलिए इमैनुअल मैक्रोन करने वाले थे। पहली बार ये एआई समिट स्टार्ट हुआ था जो लंदन में, उसके बाद ये 2023 में शुरू हुआ था। इसके बाद ये गया आपको साउथ कोरिया 2024 में, फिर गया ये आपको पेरिस 2025 में, फिर ये चला गया आपको इंडिया, सॉरी आ गया इंडिया कितने में? 2026 में। तो दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु हमने लिख लिए हैं। यही एक मुख्य बिंदु है, इसमें कुछ ऐसा आपको फैक्ट के बेसिस पे ना आ जाए। इसमें क्या है ना कि वर्किंग ग्रुप है, और वर्किंग ग्रुप में ऐसा है कि 7 चक्र ऑफ वर्किंग ग्रुप, 7 चक्र ऑफ द इंडिया एआई समिट। और 7 चक्र में क्या है ना कि जैसे कि कुछ चीज़ ऐसे हैं, जैसे कि साइंस हो गया, आपको याद रखेंगे 7 चक्र का बात कहाँ किया गया है। 7 चक्र का बात जो है इंडिया एआई समिट में किया गया था। ह्यूमन कैपिटल है, फिर आपको रेजिलियंस एंड इनोवेशन है। इस तरीके से आपको 7 चीज़ें हैं जो इसको एक वर्किंग ग्रुप में रखा गया है कि आखिर हमको ये 7 चीज़ें होनी चाहिए ताकि ये एआई का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो किसी भी देश के लिए अगर एआई को आत्मसात करना है तो ये 7 चीज़ें होनी चाहिए। आगे की बात ये है दोस्तों कि इसके कुछ फंडामेंटल पिलर्स हैं, जैसे कि पीपल हो गए, प्लैनेट हो गए और प्रोग्रेस हो गया। ये 3 चीज़ मिल करके जो है आपको जो है वो फंडामेंटल पिलर्स ये होने चाहिए, ताकि एआई का जो है वो स्टेबिलिटी, एआई का एआई को लेकर के जो एक्सपेंसन है वो अपने देश में हम कर सकेंगे। तो चलिए, ये एआई समिट की बातें थी। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे न्यूज़ पे जाते हैं। दूसरी न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो है वंदे मातरम को लेकर के। अभी हाल ही में दोस्तों दिसंबर 2025 को हमने वंदे मातरम का 150 वर्षगांठ को मनाया है।
और इसमें बीजेपी और कांग्रेस में काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी कि वंदे मातरम से रिलेटेड, कि मोदी जी का ये कहना था कि उन्होंने पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज करते हुए ये बोला कि वंदे मातरम का जो मुख्य पॉइंट था ना, जो मेन पॉइंट था वंदे मातरम का, जिन्ना के प्रेशर में आके, मुस्लिम लीग के प्रेशर में आके, द मेन पॉइंट वाज, इसको कह दो कि रिमूव्ड, द मेन पॉइंट वाज रिमूव्ड, आगे का जो लाइन था उसको हटा दिया गया। और इस आर्टिकल में मेनली जो हमारे अरशद रहमान जी हैं उनका यही कहना है कि दो पार्टी है, जमात उलामा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, इनका ये कहना है कि हमारा जो इस्लाम धर्म है वो मोनोथिज़म को सपोर्ट करता है। वी डू नॉट वर्शिप एनी गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। बट यहाँ पे वंदे मातरम में मदर इंडिया कहा गया है, उनको गॉड कहा गया है। ये हमारे इस्लाम टीनेट के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो वी विल नॉट वर्शिप इट बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द इस्लाम। और इस पॉइंट में, इस मुख्य बिंदु में और भी पॉइंट, जैसे आपको मैं बता दूं कि वंदे मातरम को सबसे पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय में 1875 में उन्होंने लिखा था, और बाद में इसको आनंदमठ एक नॉवेल है उनका, उसमें ऐड किया गया था। वंदे मातरम को सबसे पहली बार 1896 में कलकत्ता सेशन में गाया गया था, जिसके प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह सयानी, इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। और बाद में इसको हम लोगों ने एज अ नेशनल सॉन्ग जाके अडॉप्ट कर लिया। एडॉप्शन इसका जो नेशनल सॉन्ग के रूप में हुआ था 24 जनवरी 1950 को, दिस वाज एडेड एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये दिस वाज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा, इस जगह पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा था सुभाष चंद्र बोस को, ये मेंशन मोदी जी पार्लियामेंट में कर रहे हैं। उन्होंने ये लिखा था कि आई एम गोइंग टू रिमूव सम पार्ट ऑफ द वंदे मातरम बिकॉज द मुस्लिम लीग आर नॉट हैप्पी। बट इसके जवाब में प्रियंका गांधी कहती है कि सिर्फ पत्र में इतना तो नहीं लिखा हुआ था, पत्र में इससे ज़्यादा लिखा हुआ था। बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने उस पत्र में ये भी लिखा था कि मुस्लिम लीग का जो सोच है वो काफ़ी नैरो है, वो काफ़ी नैरो तरीके से सोचती है। मुस्लिम लीग एक काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कम्युनल पार्टी है, कम्युनलिज्म फैला रही है। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, ही वॉज नॉट हैप्पी विद द मुस्लिम लीग। तो ऐसा प्लीज़ आप मत समझिए कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के हित में ही उन्होंने काम किया, और जो देश का जो हित था उस हित में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये था कहना, ये एक आपको पूरा आर्टिकल का जो था एक सार था। खैर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 1896 कलकत्ता सेशन में रहमतुल्लाह सयानी की प्रेसिडेंसी में ये गाया गया था। 1875 में ये सबसे पहली बार लिखा गया था, इसको बाद में आनंदमठ के नॉवल में इसको ऐड किया गया था। और हाँ, दिस वॉज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड 24 जनवरी 1950 दिस वॉज एडेड एज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे की न्यूज़ जो है वो ये है कि रिगार्डिंग दी इलेक्शन जो भी हाल में जो बांग्लादेश में हुआ है, तो उसके बांग्लादेश में इलेक्शन काफ़ी जल्दी कराया गया दोस्तों। और इलेक्शन के तुरंत बाद ही, जैसे कि मान लो कि इलेक्शन शाम के 5 बजे स्टार्ट होती है, तो शाम के 6 बजे गिनती शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि इलेक्शन के बाद एक सप्ताह बाद या फिर 4-5 दिन बाद जो है ये काम शुरू किया जाता है। अच्छी बात यह है कि चलो कम से कम इलेक्शन हुआ तो सही, काफ़ी दिन से बांग्लादेश में ऐसा ये काम रुका हुआ था। तो इसके मुख्य बिंदु ये हैं कि बीएलपी को ना बहुत अच्छा बहुमत मिला है दोस्तों। और जो अवामी लीग थी ना, जो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, इसको बैन कर दिया था पहले ही। और इसमें एक जमात इस्लामी करके एक पार्टी होती है, जमात इस्लामी करके पार्टी होती है, इन्होंने भी ना अप्रॉक्सीमेटली 60 सीट तो ले ही लिया है। तो पता है कि जमात इस्लामी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक कम्युनल पार्टी है, और इंडिया के अगेंस्ट में काफ़ी उन्होंने भाषण दिया था। द ग्रेटर बांग्लादेश का जो है वो चर्चा जमात इस्लामी ने ही किया था। जो बीएलपी के जो लीडर हैं वो मैं आपको बता दूं, वो हैं तारिक रहमान, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता हैं। वो खालिदा जिया के बेटे हैं, याद रखिएगा, खालिदा जिया के बेटे हैं। वो अभी बांग्लादेश अभी हाल में वो इंग्लैंड छोड़ के वो आए हैं, और बांग्लादेश में आने का जो उसका विज़न था, ड्यू टू यहाँ पे चीज़ों को आगे बढ़ाना था, उनका खुद का एक ड्रीम था
जिससे कि बांग्लादेश में वो काफ़ी उन्होंने रिपीट किया, आई हैव अ ड्रीम। जैसे ट्रंप ने बोला था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, उसी तरीके से इन्होंने बोला आई हैव अ ड्रीम। तो बांग्लादेश के पहले जो प्रेसिडेंट थी वो थी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थी वो थी शेख हसीना। उनकी पार्टी अवामी लीग का कंट्रोल जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट हाल ही में उनके पार्टी को बैन करके ये इलेक्शन को करवाया गया था। और अगर ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट ये है ना कि आखिर जो अवामी लीग के जो सॉरी अवामी लीग नहीं, बीएलपी के जो लीडर हैं तारिक रहमान, उनका रिलेशन भारत से कैसा होगा। इस आर्टिकल में मेनली ये बोला गया है कि तारिक के पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन से हैं? एक है बदले की राजधानी, जैसे कह लो कि कॉन्फ्रंट्रेशन मॉडल। एक दूसरा जो रास्ता है ना ये है रिकॉन्सिलेशन मॉडल, जैसे कि साउथ अफ्रीका में जो है वो अडॉप्ट किया गया था। एक कौन सा था? कॉन्फ्रंट्रेशन मॉडल, एक था रिकॉन्सिलेशन मॉडल। कॉन्फ्रंटेशन मॉडल की मतलब ये था कि अवामी लीग के खिलाफ जो है वो काफ़ी एग्रेसिव एक्शन लो, पॉलिटिकल रिवेंज लो, डेमोक्रेसी को वीक करो, पाकिस्तान जैसे अनस्टेबल जो पॉलिटिक्स है वैसा बना दो। लेकिन रिकॉन्सिलेशन मॉडल में ऐसा कहा गया है इस आर्टिकल में कि पॉलिटिकल दुश्मनी को कम करना है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना कि भारत में पॉलिटिकल दुश्मनी नहीं है दोस्तों। जैसे कि हमें पता है ना कि अभी हाल में एक न्यूज़ सामने आ रही है ना कि 85% जो है ना वो जो एक आँख की रोशनी जो है वो जा चुकी है। पीएम है ना, बताइए पीएम कौन है वहाँ के, जो जिनकी अभी हाल में वो उन्होंने आसिफ मुनीर जेल में बंद कर दिया है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा आप नहीं देखेंगे कि राहुल गांधी को जो है वो मोदी जी बंद कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ रिकॉन्सिलेशन मॉडल पे जो है हमारा जो है डेमोक्रेसी चल रहा है कि पॉलिटिकल दुश्मनी को हमें नहीं करना है। सभी पार्टीज़, अभी इसमें आगे लिखते हैं कि सभी पार्टीज़ को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल करना है। इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि आपको सुप्रीम कोर्ट हो गया और आपको जैसे कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो देश को चलाती है, उसको मजबूत करना है। माइनॉरिटी को राइट को प्रोटेक्ट करना है। और जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इस न्यूज़ को फॉलो किया है ना, तारिक रहमान इंडिया के अगेंस्ट वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये पहले भी भाषण में बहुत बार बोला है कि इंडिया के साथ हमें अच्छा रिश्ता रखना है, तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे और हम जो है अपने ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। तो मेनली जो था इस आर्टिकल का यही कहना था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों रिगार्डिंग दी ऑयल डिमांड। तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि ऑयल डिमांड जो है वो काफ़ी अभी फाइनेंशियल ईयर 27 में इसकी डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 2027 में ये ऑयल डिमांड रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचने का जो एस्टिमेट बता रहा है। पेट्रोलियम प्लानिंग जो एनालिसिस सेल थी पीपीएसी, इनका ये कहना था कि इंडिया की पेट्रोलियम डिमांड नए रिकॉर्ड को टच करेगी, ये न्यू रिकॉर्ड पे जाएगी, न्यू हाई पे जाएगी। और डीजल हो, पेट्रोल हो, एलपीजी हो, सब की कंजम्पशन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगा। और जहाँ तक इस फ्यूल की बात हो जाए ना, तो क्रूड ऑयल का जो कंजम्पशन है ना, क्रूड ऑयल, क्योंकि हम क्रूड ऑयल ही मंगाते हैं और हम जो है वो उसको तैयार करते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी में, और इसको जो है पेट्रोल में, डीजल में काफ़ी ज़्यादा चेंज करके और फिर हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो क्रूड ऑयल का जो कंजम्पशन है वो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल कंजम्पशन ना वो चाइना में है, चाइना में है। सेकेंड जो है वो आपको यूएसए में है, थर्ड आपको इंडिया में है। तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल कंजम्पशन कंट्री। सो आगे इस आर्टिकल में ये कह रहा है कि डीजल जो है वो आपको, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया और एलपीजी मिला करके ना 244 मिलियन मैट्रिक टन्स के आसपास, एमएमटी के आसपास जो है आपको कंजम्पशन होगा। और इसका रीज़न ये है ना कि इकोनॉमिक रिकवरी और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हम काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन और व्हीकल जो है हमारा अब वो वृद्धि काफ़ी हो रहा है। एविएशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा रिवाइवल हो रहा है। इंडिया की पोजीशन जो है वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है एज अ कंज्यूमर ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर में थर्ड लार्जेस्ट आते हैं हम लोग। और ड्यू टू दी इकोनॉमिक ग्रोथ अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा भी किस तरीके से हमारा इकोनॉमी वर्ल्ड में टॉप लेवल पे जा रही है। तो इस तरीके से ना एक हमारा जो इनर्जी डिमांड है देशों में ये इंक्रीज़ कर जाती है। तो यही था इसका कहना दोस्तों। आगे न्यूज़ का ये कहना है कि जैसे अभी जो तारिक रहमान जो भी शपथ ग्रहण लेंगे वहाँ पे, क्योंकि बीएलपी ने जीता है तो अच्छा खासा सीट उन्होंने 200 प्लस सीट उन्होंने लाया है। तो जाने वाले इंसान जो है भारत से वो होंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ही विल पार्टिसिपेट इन द फंक्शन
और वो अभी अभी हाल में तो ये बिज़ी हैं, ओम बिरला अभी जो एआई समिट पे बिज़ी हैं, लेकिन ये जो हैं वो बांग्लादेश जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यही था डिस्कशन आज का। और डिस्कस को ख़त्म करते हैं, 20 मिनट से ज़्यादा ये पॉइंट नहीं जाना चाहिए। और आई होप कि मेन बिंदु जो था वो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, और इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, कनेक्ट रहिए इस चैनल से, आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलते रहेंगे ताकि आपका करंट अफेयर के क्वेश्चंस ज़्यादा गलत ना हो, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बना के आ जाएं। थैंक यू।